फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं। सो हमने देखा कि भाई एक होता है फंक्शनल और तीन छोटे छोटे सेल्स, दो भी हो सकते हैं या तीन भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाए इट मे और मे नॉट डिवाइड। अगर वो डिवाइड कर गया तो टोटल पोलर बॉडीज की संख्या 3 हो जाएगी, अगर वो डिवाइड नहीं करा तो टोटल पोलर बॉडीज की संख्या 2। अब आप देखिए oogenesis में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नेचर ने क्या करा कि oogonia ने जब मियोसिस कंप्लीट करके एक फंक्शनल ओवम बनाया है और तीन छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं, तो इस प्रक्रिया में ऊप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल हो गया। एक सेल में ज्यादा ऊप्लाज्म आ गया, वो ओवम कहलाएगा, और बाकी बात बेचारे छोटे छोटे सेल्स में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऊप्लाज्म। अगर ये ऊप्लाज्म का डिवीजन भी इक्वल होता तो आप खुद सोचिए, हर साइकिल में, हर मंथली साइकिल में 4 फंक्शनल ओवम बनते। एक oogonia में मियोसिस होके हैप्लॉइड सेल्स बनाने हैं, और मियोसिस का बेसिक फंडा यही है कि भाई एक सेल से 4 डॉटर सेल्स और चारों ओवा बनते एक साथ फिर एक साइकिल में। और स्पर्म्स तो वैसे ही मिलियंस में इजैकुलेट हो रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो हर बार 4 ओवा फर्टिलाइज हो जाते और हर बार 4 बेबीज डेवलप होते यूट्रस में, क्वाड्रुप्लेट्स होते फिर हर बार ह्यूमंस में, राइट। ह्यूमन यूट्रस कैनॉट सस्टेन मल्टीपल प्रेगनेंसीज। जैसे जैसे बाइपीडल लोकोमोशन हुआ, हम दो टांगों पे सीधे खड़े हुए हैं, इस बाइपीडलिज्म ने हमें कुछ फायदे दिए और कुछ नुकसान दिए। फायदा क्या दिया कि हमारा कद जो है वो लंबा हो गया, हमारे हाथ जो है वो फ्री हो गए। नुकसान क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। जानवर क्या है भाई? जो बाकी मैमल्स हैं, टेट्रापॉड है, 4 पैरों पे है। द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल इज नॉट फेसिंग डाउनवर्ड्स, इट इज फेसिंग साइडवेज। एनिमल्स में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है यूट्रस में, द वेट ऑफ प्रेगनेंसी सपोर्टेड ऑन देयर 4 लेग्स। ह्यूमंस में क्या है, यूट्रस में एक से ज्यादा अगर ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे तो मिस कैरेज के, एबॉर्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो नेचर ने क्या कर दिया, ये प्रोसेस ऐसा कर दिया ह्यूमंस में कि एक ही फंक्शनल ओवा बनेगा एक साइकिल में, और बाकी 3 पोलर बॉडीज हैं जो खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, समझ आई ये बात? कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? हर बार 4 बच्चे ह्यूमन यूट्रस सस्टेन नहीं कर सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स भी तो होते हैं। ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स के केस में हमेशा मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, प्रेगनेंसी बड़ी ही क्रूशियल हो जाती है। हम पढ़ेंगे आगे ट्विन्स के बारे में भी, आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स कैसे बनते हैं जिन्हें डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। चलो, तो oogenesis की ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ ऊप्लाज्म हो जाता है। एक बड़ा सेल बनता है जिसमें ज्यादा ऊप्लाज्म है, वही अपने अंदर ढेर सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल स्टोर करेगा, क्योंकि जिस स्पर्म से उसने फर्टिलाइज होना है वो एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल है। वो स्पर्म कहेगा मैं केवल अपना डीएनए दे सकता हूं और मैं अपने सेंट्रियोल दे सकता हूं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी एंटर करते हैं स्पर्म के oocyte में, लेकिन वो किसी काम नहीं आते। तो स्पर्म कहेगा मेरे पास कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं है, वो सारी देखभाल oocyte तुम्हें खुद ही करनी होगी। क्लियर है? राइट। चलो आगे बढ़े। सी, वही बात जो मैंने अभी अभी कही, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस प्रोड्यूसेस इक्वल सेल्स, स्पर्मेटिड्स बने, है ना। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होते हैं फिर स्पर्म्स। oogenesis में मियोसिस प्रोड्यूसेस अनइक्वल सेल्स, यानी स्मॉल पोलर बॉडीज एंड अ लार्ज सेल कॉल्ड ओवम। पोलर बॉडीज को ही पोलोसाइट कहते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये तो थे डिफरेंसेस oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में, कुछ सिमिलैरिटीज भी तो होंगी। चलो जी, सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं। सी, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस हुआ है जब, तो मियोसिस के कारण हम जानते हैं कि 4 जो डॉटर सेल्स बने हैं वो हैप्लॉइड। तो एक ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल था जिसमें कि मियोसिस का नतीजा हो गया, हमें 2 डॉटर सेल्स मिले, फिर मियोसिस 2 हुआ एंड वी आर गेटिंग हैप्लॉइड सेल्स। तो अल्टीमेटली मियोसिस तो स्पर्मेटोगोनिया में भी हो रहा है, oogonia में भी हो रहा है, और नतीजा है जी 4 डॉटर सेल्स। हाँ, oogenesis में एक डॉटर सेल बड़ा और 3 सेल्स छोटे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में वो सब बराबर हैं, लेकिन है तो सभी हैप्लॉइड ही ना, है ना। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस में गैमेट्स आर रिलीज्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज जब हुई तब गैमेट रिलीज हो रहा है। और oogenesis में भी यही बात है भाई, ओवुलेशन जो है, हालांकि oogenesis में क्या है कि ओवा बनने की प्रोसेस तो पहले शुरू हो गई,
लेकिन ओव्यूलेशन जो है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द फीमेल गैमीट फ्रॉम ओवरी, ओव्यूलेशन जो है इट हैपन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी हैपन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हो रही है बच्चों में, साइकिल शुरू हो रहा है, इनिशियल कुछ साइकिल्स जो होते हैं दे आर एनओव्यूलेटरी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में शुरू होता है ना, तो शुरुआत के कई साइकिल तो हो रहा है, यूट्राइन चेंजेस हो रहे हैं, बट ओवरी से ओवा रिलीज नहीं हो रहा। इन द बिगिनिंग द साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी, मेनार्क के टाइम पे। ऐसा ही एंड में भी होता है, जब मेनोपॉज होने वाला होता है वहां पे भी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो जाते हैं। ओके, ये पढ़ेंगे हम आगे डिटेल। चल, जैसे हमने मेल में पढ़ा था द मेल सेक्सुअल एक्ट, ऐसे ही हम फीमेल सेक्स एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं, है ना। ह्यूमंस में क्या है जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कॉप्यूलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है। कॉप्यूलेशन के समय पे क्या है, द फीमेल and the male partners, they meet, they copulate, right? Male releases the seminal fluid in the vagina of the female. Okay, penis erects, the erected penis is introduced into the vagina. Glans penis is a highly sensitive structure, मैंने आपको बोला था। वेजाइना की वॉल में फोल्ड्स होते हैं which are called rugae, vaginal rugae. They stimulate the glans penis and helps in inducing ejaculation. After ejaculation, the penis becomes flaccid, right? सेमिनल फ्लूइड जो वेजाइना में रिलीज हुआ है, अब इसमें से केवल स्पर्म्स जो है वो आगे यूट्रस की तरफ जा पाएंगे, बाकी का जितना लिक्विड पार्ट है वो सब वेजाइना से फ्लो आउट करके बाहर आ जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि रिलीज होने के कुछ समय बाद ही सीमेन कोएगुलेट कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, और फिर कुछ समय बाद वो लिक्विफाई भी हो जाता है, राइट। फीमेल में पहला स्टेज आता है जी एक्साइटमेंट। एज यू कैन सी, हमने ये ग्राफिकली चीज दिखाई है, ये एक्साइटमेंट। द फीमेल इज sexually excited. The amount of blood flowing towards the clitoris and the external genitalia, labia majora, that increases, right? So a female, when she's excited, ब्लड फ्लो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ वो बढ़ता है। क्लाइटोरिस आपने पढ़ा था, कंपेरेबल टू द ग्लैंड्स पीनस ऑफ द मेल। क्लाइटोरिस प्लेज रोल इन सेक्सुअल स्टिमुलेशन, सेक्सुअल एक्साइटेशन। वेस्टिबुलर रीजन में हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था फीमेल में, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और द बार्थोलिन ग्लैंड्स, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिनको ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी कहते हैं। सो वो भी अपनी सिक्रीशंस बनाएंगे लुब्रिकेशन के लिए, राइट। नाउ ये जो एक्साइटमेंट फेस है ये थोड़ा और इंटेंसिफाई होता है, कुछ समय तक बना रहता है, उसे प्लेट्यू फेस कहते हैं। उसके बाद क्या है, दिस फेस कॉल्ड ऑर्गेज्म, राइट, द पीक ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज व्हाट इज ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म के समय पे क्या है, द वॉल ऑफ द वेजाइना कॉन्ट्रैक्ट्स, इट बिकम्स टाइट, and female, she experiences a deep sense of sexual pleasure. After that there is a resolution stage. सिमिलरली ऐसे ही कुछ फेजेस जो है वो मेल के केस में भी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अब हमने डिस्कस करना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट टेस्टिस में बने, उन्हें पहुंचाना जरूरी है टू द साइट ऑफ देयर डेपोजिशन यानी वेजाइना तक। साइट ऑफ डेपोजिशन से यानी वेजाइना से उन स्पर्म्स को मूव करके पहुंचना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, विच इज जनरली एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये रास्ता स्पर्म्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जर्नी जो है इसमें बहुत से स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। वो अलग अलग फैक्टर्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, जिनके कारण से स्पर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, fusion of male and female gametes to produce the new organism. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही तो है, दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिल करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। जानवर अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल के रूप में करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर इस जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होते हैं विच आर सिमिलर टू माइटोसिस, कुछ डिफरेंसेस भी हैं वो आपको बताऊंगा। तो फिर जाइगोट से बनता है मोरुला। ठीक है जी, 16 सेल स्टेज मोरुला है। मोरुला से बनता है ब्लास्टुला,
ब्लास्टुला को ही मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टुला इम्प्लांट कर जाता है, इम्प्लांटेशन होता है और इसके बाद बनता है गैस्ट्रुला, जिसमें गैस्ट्रुलेशन होता है। 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पढ़ा था ना, that the body develops from 3 germ layers. गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से वो 3 germ layers बनते हैं। तो स्टेजेस का नाम और सीक्वेंस याद रखना। फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। तो अब हमने मुख्य रूप से डिटेल में डिस्कस करना है फर्टिलाइजेशन, राइट जी। देखिए, फीमेल गैमीट्स जिसके पास 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा जिसके पास भी 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है। 2 हैप्लॉइड सेल्स ने मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाना है। एक हैप्लॉइड सेल ओवा बहुत बड़ा है स्पर्म के कंपैरिजन। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भाई स्पर्म को तो एक बैक्टीरियोफाज की तरह मान लो, वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या करता है भाई, वो सेल में जाके अपना डीएनए तो देता है, वही काम स्पर्म कर रहा है ना। ठीक है जी। सो फर्टिलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि गैमीट्स तो हैप्लॉयड हैं। ठीक है। सो 23 प्लस 23 दैट्स गोइंग टू बिकम 2 एंड इज इक्वल टू 46। स्पर्म 2 तरह के बनेंगे। मेल जब स्पर्म बना रहा है ना, तो आधे स्पर्म एक्स कंटेनिंग है, आधे स्पर्म वाई कंटेनिंग है। बिकॉज मेल के केस में जीनोटाइप क्या होता है? मेल का जीनोटाइप आप जानते हैं, इट इज 44 प्लस एक्स वाई। तो जब गैमीट्स बनेंगे 22 प्लस एक्स हो सकते हैं, आधे स्पर्म 22 प्लस एक्स है और आधे स्पर्म 22 प्लस वाई है ना। अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज हुआ ओवा के साथ, ओवा हमेशा एक्स कंटेनिंग होगा, बिकॉज फीमेल में जो है 2n इज इक्वल टू, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है 2n इज इक्वल टू 46 जो है, उसमें हम कहते हैं कि 44 प्लस एक्स एक्स है। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो जो ओवा बनता है ना, दैट इज ऑलवेज एक्स कंटेनिंग। स्पर्म एक्स कंटेनिंग भी हो सकता है, स्पर्म वाई कंटेनिंग भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि भाई एक्स कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है ओवा के साथ या वाई कंटेनिंग हुआ है, इट डिपेंड्स कि अब मेल बेबी बनेगा या फीमेल बेबी बनेगा। ठीक है जी। सो दैट मींस इट इज द स्पर्म्स व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड कि फ्यूचर जनरेशन का जेंडर क्या होगा। ओवा का इसमें कोई रोल नहीं है। फीमेल ने तो एक्स कंटेनिंग ओवा ही बनाए, ये तो मेल पार्टनर के स्पर्म, कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है उस पर डिपेंड करता है फ्यूचर जनरेशन का जेंडर क्या होगा, राइट जी। सो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको याद है? स्पर्म का दिस इज द एक्रोसोम रीजन, दिस इज द हेड रीजन जहां पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये मिडिल पीस नजर आ रहा है आपको जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फ्लैजेला नजर आ रहा है, राइट। स्पर्म इज द ओनली सेल विच हैज फ्लैजेला। फ्लैजेला उन्हें चाहिए, उन्हें मूव करके आगे पहुंचना है उस साइड तक। ठीक है। उस साइड जब रिलीज हुआ है, अब ओवम हमने लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए ये वर्ड लिखा है ना, ओवम जो है एक्चुअल में सेकेंडरी यूज साइट है जब वो रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब से। फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या है या स्टेप्स क्या है फर्टिलाइजेशन? नंबर 1, जर्नी ऑफ द ओवम। ओवम अगेन आई एम सेइंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लैंग्वेज, एक्चुअल में सेकेंडरी यूज साइट, ध्यान रखना है। उस साइट रिलीज हुआ ओवरी से, फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ने उसे पकड़ा और वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुंचा। इतना रास्ता उसने तय करना है। स्पर्म जो डिपॉजिट हुए हैं वेजाइना में, उन्हें भी तो फ्रॉम द साइट ऑफ देयर डेपोजिशन टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचना है। तो यानी जर्नी ऑफ द स्पर्म या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म कह दीजिए। फिर उन दोनों को आपस में मिल जाना है, यानी फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, राइट। चलो पहला स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं, द जर्नी ऑफ द सेकेंडरी oocyte, राइट। नाउ रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओवरी से जो रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, मियोसिस की कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है बताइए? oocyte is arrested in which stage of meiosis when it is released from the ovary? याद आया सबको? All my future doctors, it is metaphase 2 stage, है ना। उससे पहले
प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस शुरू हुई थी तो वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है ना। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल में हुआ था। कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है? डिड आई टेल यू अबाउट द ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन? कैन यू नेम ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन? कौन सा था? पिट्यूटरी का। वाज इट LH और FSH? ovulation causing hormone or the ovulation inducing hormone is LH, luteinizing hormone. ओवुलेशन से 1-2 दिन पहले LH का लेवल बढ़ता है जिसे LH सर्ज कहते हैं, that ruptures the wall of Graafian follicle और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। जब वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना तो वो वेल प्रोटेक्टेड है, उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है। oocyte की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑफ कोर्स, दैट इज कॉल्ड oolemma। oocyte का साइटोप्लाज्म है, दैट इज ooप्लाज्म। oocyte की न्यूक्लियस है और फर्स्ट पोलर बॉडी है। कोरोना रेडिएटा, ये जो गोल 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 सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, ऐसे सर्कुलर फैशन में अरेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा और भी कई सेल्स इसके पास हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। इनका नाम दे देते हैं जी हम सेल्स ऑफ क्यूम्यूलस oophorus। इफ यू रिमेंबर, ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में क्यूम्यूलस oophorus हमने पढ़ा था। ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी भी थी, दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर कैविटी और एंट्रल कैविटी। चलिए, ये oocyte रिलीज हुआ। अब एक बार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे आते हैं, दोबारा से याद कीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं। फेलोपियन ट्यूब्स एक सेंट्रल मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस कंटिन्यू करता है इस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब में, नियरली 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड विजाइना, है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे विजाइना में स्पर्म डिपॉजिट होने हैं और वहां से हमने उन्हें पहुंचाना है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। Now let's see the journey of the ovum first. Then I will come to the journey of the sperm. Fallopian tube के अलग-अलग हिस्से याद कीजिए। एक वो फनल शेप्ड ऐसे स्ट्रक्चर था ना, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम के पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिम्ब्रिये। ये ओवरी है, ये फिम्ब्री है, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए नहीं है, गैप होता है। बिकॉज जो oocyte रिलीज हुआ है वो फीमेल की बॉडी कैविटी सिलोम में जाता है, वहां से फिम्ब्रिये पकड़ते हैं उससे। आगे आपको एक छोटे से वीडियो के जरिए भी ये चीज दिखाऊंगा। फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला रीजन याद होना चाहिए आपको, फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस रीजन याद होना चाहिए और एक इंट्राम्यूरल पार्ट भी होता है जो यूट्रस की वॉल में अंदर एंटर कर जाता है। यूट्रस की वॉल याद है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। लेट्स कम बैक टू द फेलोपियन ट्यूब और फिम्ब्रे। ओवरी से ओवुलेशन होने ही वाला है। देखिए, ओवरी से जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ है उस समय क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो था, सपोज ये दिखा रहा हूं मैं GF, ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर पड़ा हुआ ये oocyte along with those layers, ये सब यहां से रिलीज हो जाएगा और इसी प्रोसेस को कहा है हमने ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो, ग्राफियन फॉलिकल के बचे खुचे सेल्स एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बना देते हैं। नाम याद है आपको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज गोइंग टू फॉर्म देन a temporary endocrine gland called corpus luteum। इसको येलो बॉडी भी कहते हैं, इट इज स्लाइटली येलोइश इन कलर। कैरोटिन पिगमेंट ल्यूटिन प्रोटीन होता है, ठीक है जी। तो आप देखिए फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे अब क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस oocyte को पकड़ने में। ओवुलेशन के दिनों के आसपास फीमेल का अपना बॉडी टेम्परेचर भी हल्का सा इंक्रीज करता है। देखो आपको रफली एक चीज बता रहा हूं, आगे मैं और डिटेल में भी बताऊंगा ये। मान लीजिए साइकिल 28 डेज का है, तो डे 14 जब होता है ना, तब ओवरी से ओवा रिलीज हुआ है, डे 14 इज द डे ऑफ ओवुलेशन। अगर साइकिल किसी का 30 डेज का है तो ऐसा नहीं कर देना कि डे 15 विल बी द डे ऑफ ओवुलेशन। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। साइकिल सब में अलग अलग दिन का हो सकता है, किसी फीमेल में 32 डेज का, किसी में 35, किसी में 37। तो आपको करना क्या है, टू कैलकुलेट द डे ऑफ ओवुलेशन आपको 14 माइनस कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस। मान लीजिए जो भी नेक्स्ट डेट आनी है उससे 14 दिन पीछे आना है।
या आप कह दीजिए टोटल साइकिल का जितने डेज है उसमें से 14 माइनस कर लीजिए। मान लीजिए किसी का साइकिल 40 दिन का है, सम फीमेल्स कैन हैव 40 डे साइकिल आल्सो, तो 40 माइनस 14, ठीक है जी, दैट विल बी डे 26। तो ये नहीं कर देना कि 40 डे का साइकिल है तो ओवुलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल यानी डे 20, नहीं, ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस। जब नेक्स्ट मेंसेस या नेक्स्ट पीरियड आने हैं उससे 14 दिन पीछे आ जाइए, वो ओवुलेशन का दिन होता है। प्लस माइनस 2 डेज हो जाता है ना, इतना स्ट्रिक्टली नहीं है कि ये वही 14 होगा, प्लस माइनस 2 डेज चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्यों कह देते हैं ओवुलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल? वो तब कहेंगे अगर साइकिल 28 दिन का है, क्योंकि 28 में से 14 माइनस करिए तो 14 ही आएगा, विच इज बाय डिफॉल्ट हाफ ऑफ 28, यू गेटिंग इट, है ना। लेकिन 40 में से 14 माइनस करेंगे तो 40 का हाफ 20 नहीं आता, 26 आता है। सो ध्यान रखिएगा, ओवुलेशन का दिन अलग अलग फीमेल्स में साइकिल की ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग होगा। ओवुलेशन के दिनों के आसपास फीमेल का बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण। सर्विक्स का म्यूकस जो है वो हल्का सा थिन भी हो जाता है टू अलाउ द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। पढ़ेंगे आगे हम कि एक फीमेल खुद कैसे जान सकती है कि उसका डे ऑफ ओवुलेशन कब है, राइट। चलो वापस लौटते हैं। ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया जी, फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ने उसे कैप्चर करना है। अब आप ये देखिए, फिम्ब्रे डायरेक्ट्स द oocyte टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऐसे मूव कर रहे हैं। ओवुलेशन के समय पे फीमेल के ब्लड में हार्मोन्स का भी एक सर्टेन लेवल होगा, ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, एलएच का, एफएसएच का। सो ये सब कंबाइंड एक्शन ऑफ हार्मोन्स भी इन्वॉल्व है इसमें, जो फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला रीजन है वहां पे ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं। अब वहां पे बीच में जो अपर्चर है, ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज ऑस्टियम। ऑस्टिया के थ्रू वो oocyte फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि फेलोपियन ट्यूब रिलीज्ड oocyte को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, देन इट इज लॉस्ट इन द बॉडी कैविटी, फेगोसाइट्स उसे खा जाते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि स्पर्म पूरी फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके ऑस्टिया से बाहर निकल के ओवरी तक भी पहुंच जाते हैं। ओवेरियन फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ जो oocyte बॉडी कैविटी में रिलीज हुआ ना, स्पर्म उसके पीछे पीछे उसे जाके पकड़ लेते हैं और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं उसे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट ओवरी से निकला हुआ oocyte लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है, लेफ्ट ओवरी से निकला हुआ oocyte राइट फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है तो ये पूरी बॉडी कैविटी ना, है ना, ये भी इमेजिन कर लीजिए। जनरली दोनों ओवरीज ऑल्टरनेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ oocyte। मान लीजिए एक मंथ में राइट ओवरी ने oocyte बनाया है, अगले महीने लेफ्ट ओवरी बनाएगी, फिर अगले महीने राइट बनाएगी, फिर अगले महीने लेफ्ट बनाएगी। दे आर ऑल्टरनेटिंग, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समटाइम्स द सेम ओवरी कंटिन्यू रिलीजिंग द oocyte फॉर मेनी मंथ्स एंड देन द अदर ओवरी टेक्स ओवर द फंक्शन। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई ऑल्टरनेट करना ही करना है, ये डिपेंड करता है कि किस ओवरी के पास पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन्स के लिए, एलएचएफएसएच के लिए ज्यादा रिसेप्टर्स थे, हार्मोन्स वहां पे ज्यादा एक्ट कर जाएंगे, ठीक है नी। तब सेकेंडरी oocyte पहुंच गया है जी फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी याद कीजिए, म्यूकोसा लेयर बताई थी फेलोपियन ट्यूब में, है ना, मसल्स की लेयर भी बताई थी। फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्सिस तो हो ही रहा है, इसके अलावा क्योंकि स्मूथ मसल है ना, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, इसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स, दे हैव सीलिया। सीलिया की बीटिंग कुछ इस प्रकार से है कि वो oocyte को आगे आगे धक्का लगा रहे हैं। So the cilia of the fallopian tube are helping the oocyte to move forward. अब आपको यहाँ पे बैलून बैलून जैसे कितने सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये सब oocyte के चारों तरफ वो जो प्रोटेक्टिव सेल्स है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स, जिन्होंने लेयर बनाई हुई है कोरोना रेडिएटा एंड क्यूमुलस ऊफोरस, ये वो वाले सेल्स हैं जिन्हें आगे आगे पुश मिलता जा रहा है। ओके, सो oocyte जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, राइट। स्पर्म का इंतजार है इसे, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा तो स्पर्म प्रेजेंट होंगे, और अगर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है तो एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो हमने अभी देखना है जी आगे। सो हमने oocyte को पहुंचा दिया एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। सो दैट वाज द जर्नी ऑफ द oocyte। oocyte का सर्वाइवल टाइम 24 घंटे है। ये कहेगा जी विद इन 24 आवर्स अगर स्पर्म आ गए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 24 घंटे के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, फेगोसाइट्स इसे खा जाएंगे। एक डेड सेल है बॉडी में,
फेगोसाइट्स तो प्रेजेंट ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो देख लेंगे कि भाई एक सेल डेड है, इसे खा जाओ, इसे खत्म कर दो, इसका अस्तित्व मिटा दो। क्लियर है ना? उन 24 घंटों में भी इस oocyte के फर्टिलाइज होने के मैक्सिमम चांसेस पहले 15 घंटे होते हैं। ओवुलेशन हुआ उसके बाद के जो 15 घंटे हैं, दैट इज मोस्ट क्रूशियल, जब फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस हैं। 15 घंटे बीत जाने के बाद फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज ये राइप oocyte बन जाता है, इसमें कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि इसके फर्टिलाइज होने की संभावना कम होने लगती है। ठीक है, स्पर्म की जर्नी देखते हैं जी। चलिए, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट कॉपुलेशन फर्स्ट। सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन जब हुआ है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, पीनस जो है दैट अंडरगोज इरेक्शन व्हेन अ मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड। The amount of blood which is flowing towards the penis increases. Arterial supply increases. The amount of blood which is coming out of the penis through the veins, यानी venous drainage, decreases. आर्टरीज में ज्यादा ब्लड जा रहा है, वेन्स के जरिए कम ब्लड वापस आ रहा है पीनस से, सो नेचुरली a kind of hydraulic pressure is created which results in the erection of the penis, right? So copulation की पहली स्टेज हो गई erection. Now, the erect penis is introduced into the vagina of the female. I told you, the sensory nerve endings are present only in the anterior 1/3 of the vagina. वेजाइना के एंटीरियर शुरुआती 1/3 हिस्से में ही सेंसेशन है, उसके बियॉन्ड नहीं। एंड वेजाइना इज हाईली इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, इट कैन स्ट्रेच टू अ कंसिडरेबल डिग्री। ओके, सो वेजाइनल रूगे जो है, वेजाइना की जो वॉल है, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ वेजाइना हैज रूगे। यू रिमेंबर दैट? एक बार लिख लेते हैं जी, म्यूकोसा ऑफ वेजाइना में फोल्डिंग्स हैं विच आर कॉल्ड वेजाइनल रूगे। यहां पे आपको डेंड्राइटिक सेल्स भी बताए थे, डेंड्राइटिक सेल्स इन द वॉल ऑफ वेजाइना जो एचआईवी की एंट्री का जरिया बनते हैं। सो ये जो वेजाइनल रूगे हैं, ये क्या काम करते हैं बेटा? वेजाइनल रूगे स्टिमुलेट glans penis, which is a highly sensitive part of the penis, stimulate glans penis and help to induce ejaculation. ठीक है, the male is going to ejaculate seminal fluid in the vagina. तो देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में, ejaculation. ejaculation के टाइम पे क्या है? semen, the male reproductive fluid will be released into the vagina. Volume of the semen 2.5 to 5 ml per ejaculate. एक बार के ejaculation में 2.5 से 5 ml semen. Production of large volume of semen does not indicate more fertility. कि अगर किसी में ज्यादा semen बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा fertile होगा, because fertility sperm count से related है ना? तो हो सकता है वॉल्यूम सीमेन का ज्यादा पर उसमें स्पर्म काउंट कम है, या हो सकता है ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सीमेन बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई इन्फेक्शन है शरीर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेमिनेशन वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? इंसेमिनेशन का मतलब हो जाता है डेपोजिशन ऑफ दैट सीमेन in the vagina of the female. Semen which is containing sperms, वो deposit हो गया. So insemination is referring to deposition of semen in vagina. Ejaculation is the release of semen from the penis, right? And when that semen is inside the vagina, it is deposited in the vagina, then we call it insemination. Okay? ठीक है जी? So millions of sperms जो है वो release हुए. मैंने बताया था that 1 ml of semen in a healthy adult male individual, it has 80 to 120 million sperms. On an average, we say 100 million sperms in 1 milliliter of the semen. देखिए कितना enormous production है। ग्लोबली देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है मेल्स में रिड्यूस हो रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस। हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में मेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या हैं। लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रीजंस। जंक फूड ले रहे हैं हम ज्यादा,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ हद तक कारण बने हैं, पॉल्यूटेंट्स भी, देन कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट स्मोकिंग, है ना, देन ड्रग्स, ये सब चीजें फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं। सो ग्लोबली हमने देखा है कि स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है। सो अगर हमें 60 मिलियन पर ml भी काउंट मिल रहा है, मैं आपको बता दूं एक बात, इवन 60 मिलियन पर ml इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। हम ये नहीं कह देंगे इंसान इनफर्टाइल है, नहीं, इतना भी नॉर्मल ले रहे हैं डॉक्टर साहब। इससे भी नीचे चला जाए काउंट, अगर 20 मिलियन से भी डाउन हो गया पर ml में, तो हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये टर्म्स भी आपको आगे बताऊंगा। ओलिगोस्पर्मिया इज लो स्पर्म काउंट, जो कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हो सकता है। Let's come back. I was telling you, during sexual intercourse, millions of sperms are deposited in vagina, लेकिन ये सारे के सारे स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच जाएंगे। फ्रॉम द साइट ऑफ डेपोजिशन टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो जर्नी है ये बहुत ही मुश्किल होने वाली है स्पर्म्स के लिए। एक बात आपको याद होगी, विजाइना में जो पीएच था वो कैसा था? एसिडिक। एसिडिक पीएच किस कारण से था? विजाइना में मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था, इफ यू रिमेंबर, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। हेल्दी बैक्टीरिया है, विजाइना में 3.9 टू 4.5 पीएच बना के रखता है। कैसे? विजाइना की वॉल में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन को ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड दैट कीप्स द विजाइनल पीएच एसिडिक। एसिडिक पीएच मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ विजाइनल इन्फेक्शन, लेकिन ये एसिडिक पीएच स्पर्म्स के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सो द एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना किल्स मेनी स्पर्म्स। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतने मिलियंस में स्पर्म्स बनने का रीजन क्या है, जबकि एक ही स्पर्म ने अल्टीमेटली एंटर करना है oocyte में, तो उसका रीजन क्या है? नंबर 1 तो एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना इज वेरी हार्मफुल, तो बहुत से स्पर्म मर जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज टेम्परेचर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपको पता है टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम because sperm production, maturation, storage, survival requires lower temperature। 2 से 3 डिग्री लगभग कम तापमान चाहिए वही स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए, स्टोर रहने के लिए, मैच्योर होने के लिए। इजैकुलेशन के टाइम पे जब सीमेन डिपॉजिट हो गया विजाइना में, तो शरीर के अंदर का तापमान तो ज्यादा है ना, वो हाई टेम्परेचर जो है वो स्पर्म्स के लिए डेट्रीमेंटल है। तो बहुत से स्पर्म्स जो है हाई टेम्परेचर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कारण मर जाते हैं। अनदर रीजन, 20% of the sperms produced are always defective। 20% of the sperms produced, they are always defective। किसी की 2 टेल हो सकती हैं, किसी में हेड नहीं होगा, किसी में टेल नहीं होगी, तो इतनी एबनॉर्मेलिटी कॉमन है, 20% स्पर्म्स डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। एसिडिक पीएच के कारण मर गए, टेम्परेचर के कारण मर गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फेगोसाइटिक सेल्स भी होंगे, वो फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो भी स्पर्म्स को खा जाएंगे। स्पर्म्स के पास कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं, सेमिनल फ्लूइड में जो थोड़ा बहुत फ्रक्टोज प्रेजेंट है उसी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। ना ही स्पर्म के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। oocyte के चारों तरफ तो इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, स्पर्म्स बेचारे हेल्पलेस सेल्स हैं, उनके चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं, उनके मरने की संभावना ज्यादा है, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं, है ना। नाउ 50% स्पर्म्स तो दूसरी फेलोपियन ट्यूब में भी चले जाएंगे। 2 फेलोपियन ट्यूब है ना, oocyte तो एक ही तरफ प्रेजेंट है, स्पर्म को क्या पता वो कौन सी तरफ प्रेजेंट है। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि 50% स्पर्म विल एंटर इनटू द रॉन्ग फेलोपियन ट्यूब, है ना, इसलिए भी ज्यादा बनने चाहिए। नाउ स्पर्म जब oocyte के चारों तरफ पहुंच गया तो उसके एक्रोसोम से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होने हैं। इफ यू रिमेंबर, दोज एंजाइम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस। बहुत सारे एंजाइम्स हैं एक्रोसोम में। Acrosome develops from Golgi complex and it can be compared to a modified lysosome। Acrosome में जो एंजाइम्स हैं वो स्पर्म लाइसेंस है ना। एक अकेला स्पर्म इतने अमाउंट में वो स्पर्म लाइसेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता कि oocyte के चारों तरफ की मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व कर पाए। तो oocyte के पास काफी सारे स्पर्म्स पहुंचने चाहिए जो कि उन मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व कर पाए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली एंटर oocyte में एक ही करेगा। ठीक है, तो स्पर्म को सबसे पहले ये जो नैरो कैनाल है सर्विक्स, इसको क्रॉस करना है, सर्विक्स के म्यूकस के जरिए होते हुए इन्हें जाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो म्यूकस है अंदर, वो भी स्पर्म को किल कर देता है ना।
और उसके अलावा फेगोसाइटिक सेल्स भी हैं, एसिडिक पीएच भी है, कितने सारे रीजंस हैं। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए ये स्पर्म आगे बढ़ रहे हैं। तो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वो कैनाल में गए, सर्विकल कैनाल, फिर यूट्रस में। अब उसके बाद देखो फेलोपियन ट्यूब तो इधर भी है, फेलोपियन ट्यूब इधर भी है। तो स्पर्म को तो नहीं पता कि किधर जाना है, वो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। अब एक बात सुनिए, मैंने आपसे कहा था दैट फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग फर्टिलाइजेशन। मेल से सेमिनल फ्लूइड जो इजैकुलेट हुआ है उसे अगर हम पेट्रो डिश में लेते हैं, सैंपल लेते हैं, oocyte उसके चारों तरफ रखते हैं उसके पास, वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। स्पर्म में oocyte को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी तभी आती है जब वो खुद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सारा रास्ता स्वयं कवर करते हैं। उनमें एक प्रोसेस होती है, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैपेसिटेशन। Capacitation is the process of final maturity which enables sperms to cause fertilization. और ये कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। कैपेसिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसे समझने के लिए एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर दोबारा से देखते हैं। स्पर्म में हेड रीजन है, मिडिल पीस रीजन है, टेल है, नेक रीजन भी है जहां पे सेंट्रियोल्स होते हैं। दिस इज मिडिल पीस। मिडिल पीस हैज स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस है वो उसका। हेड रीजन में स्पर्म का न्यूक्लियस है और एक एक्रोसोम है। एक्रोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइमेटिक नाइफ भी कहा था ना एक्रोसोम, याद है जी? एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म किससे डेवलप होता है? वी हैव टू रिमेंबर दिस। हम लिख लेंगे ये चीज, आई होप आप साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। एक्रोसोम develops from Golgi complex and it can be compared to a modified lysosome. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं। एक्रोसोम को एंजाइमेटिक नाइफ कहा जाता है। ठीक है जी? अब इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो प्रेजेंट है, राइट? होता क्या है कैपेसिटेशन के टाइम पे, वो सारे बदलाव होंगे जो स्पर्म को इस काबिल बना देते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन करा पाए। बहुत सारे आयंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, देयर लॉट मेनी आयंस व्हिच आर इन्वॉल्व। कई तरह के प्रोटीन्स स्पर्म के सरफेस से डीकोट कर दिए जाते हैं और कई नए प्रोटीन स्पर्म के सरफेस पे ऐड होते हैं इस प्रक्रिया में। ठीक है? मैमल्स में देखा गया है कि जब स्पर्म डिपॉजिट हुए उन्हें लगभग 5 to 7 आवर्स जो है लग जाते हैं इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में। जो स्पर्म बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी आगे भाग के पहुंच जाएंगे उस साइड तक, वो फर्टिलाइज नहीं करा सकते। दिस कैपेसिटेशन प्रोसेस टेक्स नियरली 5 to 7 आवर्स, जब वो स्पर्म को इस काबिल बना देती है कि हाँ अब तुम फर्टिलाइजेशन करा सकते हो। ठीक है? सो कैपेसिटेशन में क्या है, वो मॉडिफिकेशन जो स्पर्म में हो रही हैं which are increasing its ability to penetrate and fertilize the oocyte, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्य बदलाव आते हैं। जिन स्पर्म्स में कैपेसिटेशन हुआ है वही स्पर्म्स आगे जाके एक्रोसोम रिएक्शन शो कर सकते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है? एक्रोसोम के अंदर पोर्स बन जाते हैं जिसके थ्रू एक्रोसोमल कंटेंट्स बाहर रिलीज होते हैं, राइट जी? सो एक्रोसोम हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स, कुछ नाम लिख दूं यहाँ पे? ओके, लेट मी राइट द नेम्स ऑफ दीज एंजाइम्स। हाई एल्यूरोनिडेस, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना penetrating enzyme, CPE. Another enzyme, zona lysin. Another enzyme, cathepsin, neuraminidase, acid phosphatase, alkaline phosphatase. ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और इन्हीं को कलेक्टिवली कहा स्पर्म लाइसेंस। नाउ एक्रोसोमल रिएक्शन जब होना है, जो अभी हम आगे देखेंगे, जोना पेलुसिडा के साथ जाके संपर्क बनाना है इसने, एक्रोसोम रिएक्शन होना है और एक्रोसोमल कंटेंट्स रिलीज होंगे। वो oocyte के चारों तरफ की लेयर्स को हटाते जाएंगे, स्पर्म को इस काबिल बनाएंगे कि तुम जोना पेलुसिडा को
चीरते हुए, पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ठीक है जी, राइट? सो कैपेसिटेशन के टाइम पे द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म हेड इज वॉर्न ऑफ, एक्सपोजिंग द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म which makes it highly penetrable। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गई, छटने लगी है वहां से स्पर्म के हेड रीजन से जो थी, क्योंकि उसके नीचे ही तो एक्रोसोम है। एक्रोसोम के अंदर छेद होने हैं, एक्रोसोम में पोर्स होने हैं। जैसे मान लो ये एक्रोसोम है ना, इस एक्रोसोम में पोर्स होंगे यहाँ पे, तभी तो एक्रोसोमल कंटेंट्स जो है वो अंदर से बाहर रिलीज हो पाएंगे। तो उसी चीज की तैयारी हो रही है। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम to release the acrosomal contents. Only those sperms will show acrosome reaction which have already undergone capacitation. जिनमें कैपेसिटेशन नहीं हुआ उनमें एक्रोसोम रिएक्शन नहीं होगा। तभी मैंने कहा था ना, जो स्पर्म्स जल्दी जल्दी भाग के आगे पहुंच जाएंगे वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। 5 से 7 घंटे बिताने पड़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और जब हम आईवीएफ करते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब कैसे होता है कैपेसिटेशन? तो वो जो कल्चर मीडियम हम यूज करते हैं जिसमें oocyte और स्पर्म को रखा जाता है, उसी कल्चर मीडियम में हमें वो सारे सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे जो स्पर्म का कैपेसिटेशन करवा पाएं, उसे इस काबिल बना पाएं। जो सब्सटेंसेस स्पर्म्स नेचुरली एनकाउंटर करते जब वो यूट्रस और वेजाइना में आगे बढ़ते, है ना, हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वो सारी चीजें कल्चर मीडियम में डालनी पड़ेंगी ताकि कैपेसिटेशन हो पाए। यही कारण है कि इन आर्टिफिशियल टेक्निक्स का सक्सेस रेशियो काफी कम होता है। ओके, पढ़ेंगे आगे हम कितनी अलग अलग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं। सो यहाँ पे हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जी, स्पर्म अपना रास्ता तय करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड अब देखो, मैंने दोनों फेलोपियन ट्यूब की तरफ दिखाए हैं स्पर्म। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 50% of the sperm can enter right fallopian tube and 50% will enter the left fallopian tube। उन्हें तो नहीं पता ना कि oocyte कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो बेचारे तो दोनों तरफ ही चल निकलेंगे, है ना। ठीक है जी। सो यूट्रस से कहाँ पे गए? वो इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद इस्थमस, और उसके बाद देखिए स्पर्म पहुंच गए हैं एम्पुला रीजन तक। 200, 250, 300 स्पर्म इतने पहुंच जाते हैं oocyte के चारों तरफ। लेकिन oocyte में एंटर करना सिर्फ एक ही स्पर्म के बस में है, दूसरे स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे, पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी का मतलब है एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू द oocyte। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइगोट का डिप्लॉइड से वो ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड हो जाएगा, पॉलीपोलॉइड ही हो जाएगी। तो एनिमल्स में ये पॉलीपोलॉइड जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। सो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन? चलो, बेस्ट ऑफ लक। Which of these factors inside the female reproductive tract causes degradation of the sperm? Is it the acidic environment? Is it the mucus? Is it the basic environment? Or is it both A and B? So मैंने पढ़ाते समय भी बात बताई थी कि वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट और जो म्यूकस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वो स्पर्म को डिग्रेड करते हैं, उनके लिए रुकावटें पैदा करते हैं, उनके मरने का कारण बनते हैं। ठीक है जी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे हमने देखना है फ्यूजन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म। तो ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में, ये हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। आज हमने क्या डिस्कस कर लिया? कंपैरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके बाद में हमने फीमेल सेक्स एक्ट के बारे में देखा। इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म रिलीज हुए, मिलियंस में क्यों बन रहे हैं अगर एक ही स्पर्म चाहिए, उसके इतने सारे कारण हमने पढ़े। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, इतने सारे कारण मिलकर के भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि तब भी वो मिलियंस में क्यों है स्पर्म्स। शायद कुछ ऐसे रीजंस हैं जो अभी हमें नहीं पता है और आगे जाके पता चले। स्पर्म की जर्नी, oocyte की जर्नी हमने देखी। हमारे नेक्स्ट सेशन का डिस्कशन का विषय रहेगा फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। तब तक के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीस प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए। राइट जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर।